हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार फिर इमरान सर के सामने आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। आइए हम लोग आज आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, पॉलिटी को पढ़ने में खूब मज़ा आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने के पॉलिटी दो तरीके होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को मैंने पढ़ाया तो जब हमें मेंस लेवल पे अध्ययन करना होता है तो हम दूसरे क्रम में पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें पीटी के क्वेश्चनों को ध्यान देना है, वनडे एग्जामिनेशन के या पीसीएस प्री के क्वेश्चनों को प्री का ध्यान देना है, तो हम उसे पहले आर्टिकल वाइज चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको आर्टिकल 52 से स्टार्ट किया और आर्टिकल 52 से लेकर के 123 तक कल मेरा क्लियर हो गया था 6 लेक्चर में। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे कुछ उसकी महत्वपूर्ण शक्तियों के संबंध में। हमारे आर्टिकल लगभग क्लियर हो गए हैं। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, पूरे प्रेसिडेंट के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से प्रेसिडेंट का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और उसकी आगे की जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चों का ये मानना हो सकता है कि सर प्रेसिडेंट में इतने टॉपिक हो गए, इतने लेक्चर हो गए कि 7वां लेक्चर चल रहा, अभी 1-2 लेक्चर और बाकी भी हैं। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि वीडियो को देखना एक फॉर्मेलिटी ना रह जाए। क्या हमने प्रेसिडेंट का वीडियो देखा तो जो चीज़ आपको जो टॉपिक मिले वो फुल कंप्लीट मिले, और कंप्लीट इस प्रकार से मिले कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, प्रेसिडेंट का अगर कोई भी सवाल आप कहीं भी सॉल्व करते या किसी भी एग्जामिनेशन में आया है या आने की संभावना है, उससे संबंधित सारे तथ्य, सारे कंसेप्ट अगर आपको पता है प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद, तब तो प्रेसिडेंट को पढ़ने का मतलब है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, कई बार हम प्रेसिडेंट को पढ़े कई बार हैं। जितने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप ये महसूस करिएगा, ऐसा नहीं कि आपने प्रेसिडेंट पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको संविधान आता नहीं, आपने पॉलिटी कभी पढ़ी नहीं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एग्जामिनेशन में फिर भी जाकर के कुछ ऐसे पुछल्ले प्रश्न हमारे हाथ से निकल जाते हैं जिसकी वजह से पूरी साल भर की मेहनत हमारी बेकार हो जाके फिर 1 साल के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है। हम वही चाहते हैं जो हमारे कंपटीशन के ऐसे बच्चे हैं जिनकी कुछ कमियों की वजह से इतने दिनों से लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, जो उनके सिलेक्शन की सफलता की रुकावट है, उसी बाधा को मैं पार कराना चाहता हूं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक आपके सामने लेकर आऊं उसके रेंज से क्वेश्चन बाहर न जाए, लेकिन आपको पूरा वीडियोस उसका देखना पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे आज पहली बार रहे हैं वो पीछे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज लेक्चर 7 आपका स्टार्ट होता है, शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले आज मैंने शुरुआत की प्रशासनिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए गए हैं, इसे एडमिनिस्ट्रेशन पावर बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्यों दिया गया है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं क्योंकि हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि हमारे भारत सरकार के जितने भी काम किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम से माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के नाम से तात्पर्य यह हुआ क्या सर कि जो भी काम करेगा सब राष्ट्रपति करेगा? नहीं, यह संभव नहीं है। ये सारे कार्य मंत्रिपरिषद या विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा किए जाते हैं। तो सवाल उठता है, तो ये क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया हमारे संविधान में, ये प्रावधान क्यों रखा गया कि भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे? उसके पीछे एक कारण है। एक बोलचाल का एग्जाम्पल आपको देता हूं, शायद बातें समझ में आ जाए। जिस प्रकार से परिवार की जो सबसे बड़ी इकाई के रूप में आपको घर पेरेंट्स होते हैं, फादर्स होते हैं, आप देखते होंगे आपके घर में कोई निमंत्रण आता है, भले ही नीचे के 5 भाई हैं या 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, लेकिन फिर भी जो आपके घर में निमंत्रण आता है वह पिताजी के नाम से आता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? इसलिए ताकि वह परिवार की एकता बनी रहे कि किसी एक व्यक्ति से परिवार पूरा गवर्न हो रहा है। उसी तरीके से हमारे संविधान में प्रशासन की एकता बनी रहे, इसीलिए देश के जितने भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा वो कार्य किए नहीं जाते बल्कि मंत्रिपरिषद के द्वारा या विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कार्य किया जाता है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये पृष्ठभूमि आप समझ पाए होंगे। अब आइए, जो कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं वह कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में प्रायः पूछे जाते हैं और वहां से कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे कि प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। हमें यह समझना है वह कौन से महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला,
भारत का प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसके मंत्रिपरिषद, यहां मंत्रिपरिषद से तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स? मंत्रिपरिषद का तात्पर्य यह हुआ जितने भी मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आगे जब हम संसद और पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पे होती है, कैसे होती है, लेकिन अभी इतना जानिए कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है फ्रेंड्स। हम लोग अलग से महान्यायवादी पढ़ेंगे, वहां पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां आर्टिकल का मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमारे रेंज से क्वेश्चन बाहर ना हो। जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे रेंज में रहें। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लास्ट में मैंने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो प्रावधान है वह त्रिसदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और उन तीनों सदस्यों की नियुक्ति करने का काम भारत का राष्ट्रपति करता है। हम लोग जो इसे पढ़ेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे और इसका प्रावधान फ्रेंड्स आर्टिकल 324 में किया गया है। यहां लिख देता हूं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हो वो लिख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति फ्रेंड्स कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बार फिर से देखते हैं कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की, तथा भारत के महान्यायवादी की, तथा उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तथा सभी राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की, और साथ ही साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की वह नियुक्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और सबसे लास्ट में SC ST के लिए विशेष अधिकारियों, SC का तात्पर्य होता है अनुसूचित जाति फ्रेंड्स, SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट और ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल ट्राइब्स को कहा जाता है फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति, और शेड्यूल कास्ट को कहा जाता है फ्रेंड्स अनुसूचित जात। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की भी नियुक्ति करने का काम भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहां से क्वेश्चन आप किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमें तो मैंने ही समझना है क्वेश्चन आएगा कैसे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, और 4-5 एग्जाम्पल देके फिर आपको कूट में फंसाया जाएगा। आपको लगता है कूट वाले प्रश्न तो हमेशा बड़े एग्जाम के होते हैं, क्यों बड़े एग्जाम के क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकते? हमें हो सकते हैं। अगर हमारे पढ़ने की रणनीति बेहतर है तो PCS और IAS के क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व होंगे और हम उसका भी हिस्सा बनेंगे। कोई अलग डिफरेंस नहीं होता दोनों में। आगे चलते हैं, सैन्य शक्तियां या मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति को कुछ सैन्य शक्तियां या मिलिट्री पावर भी दी गई, जैसे राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यहां फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा कि राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये कि तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इसका प्रमुख सेनापति कौन होता है? उसका प्रमुख सेनापति जो तीनों का होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। और ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है। तो किस देश के साथ युद्ध की शुरुआत होनी है, किसके साथ युद्ध चल रहा है, उसका समापन करना है, यह घोषणा भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, ये शक्तियां इसे औपचारिक रूप से मिली हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः ये शक्ति राष्ट्रपति को दी तो गई है हमारे संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति ये सब करता किसके अनुसार है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वास्तव में
सिद्धांता नहीं, अगर व्यवहारता बात की जाए, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां वास्तव में मंत्रिपरिषद की ही शक्तियां होती हैं, क्योंकि प्रायः वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। इसका डिस्कस आगे करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। फिर मैंने बताया राजनीतिक और कूटनीति शक्ति, जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब सवाल उठता है, सर ये राजनीतिक शक्ति क्या है या कूटनीति शक्ति क्या है? आगे हम लोग करंट अफेयर जब पढ़ेंगे वहां इसका डिटेल में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां इतना समझिए, जब कभी भी सरकार या देश या कार्यपालिका प्रमुख विदेशी देशों के साथ संबंध को स्थापित करने में जो रणनीतियां स्थापित करती है, जो रणनीतियां बनाई जाती हैं, वह कूटनीति के अंतर्गत आती है। इसी को कहा जाता है डिप्लोमेटिक पावर। और इसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख, राज्य का तात्पर्य यहां देश है फ्रेंड्स, यहां स्टेट नहीं है, यहां राज्य का प्रमुख है देश, और देश का प्रमुख अर्थात भारत का राष्ट्रपति होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों अर्थात एम्बेसडर तथा कूटनीति अधिकारियों, जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक्स, की नियुक्ति करता है। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विभिन्न देशों में राजदूत की नियुक्ति करने की अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। और ऐसे सवालों में आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को कहा जाता है पुछल्ले प्रश्न। और पुछल्ले प्रश्न में हम लोग, ये पीटी लेवल का पुछल्ले है, मेंस लेवल का नहीं, ये पीटी लेवल के पुछल्ले प्रश्न हैं, जहां पे हम अपनी पकड़ कमजोर कर देते हैं, और जहां पे ही हमारी पकड़ कमजोर होती है वहीं हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और वही हमें करना है, वह कौन सी पकड़ है, वह कौन सी कड़ी है जहां से आप पीछे हो रहे हैं, उसी कड़ी को मजबूत करके आपको मुझे सिलेक्शन की दहलीज के उस पार ले जाके खड़ा करना है फ्रेंड्स। यही मेरा मकसद है आपके साथ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। उसके बाद है विधायी शक्ति, लेजिस्लेचर पावर। इसमें कुछ बातें हम लोग पहले किए थे, लेकिन इसको अब विस्तार से देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत और क्या क्या आता है। यहां मैंने सबका चर्चा फिर से किया है, फिर से सबका डिस्कशन किया है। क्यों किया है फ्रेंड्स? क्योंकि कई बार कुछ शक्तियों को एग्जाम्पल में दे दिया जाता है और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। उन सवालों को जवाब देने में आज समर्थ रहें, इसलिए मैंने डिटेल में इसको आपको समझा दिया है। पहला पॉइंट इसका मैंने लिखा है, वह संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चेंज करके इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, सत्र के आहूत, आहूत का मतलब होता है सम्मन, सम्मन का मतलब बुलावा पत्र करता है, तथा सत्रावसन, सत्रावसन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोरॉग करता है। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को बुलाता है और सत्र को समापन भी करता है। यहीं पे क्वेश्चन एक और है फ्रेंड्स, वो आगे डिस्कस होगा, लेकिन यहां जरूरत पड़ी तो आप जान जाइए, क्योंकि 3 क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं। 3 चीजें होती हैं, एक सत्रावसन, एक विघटन, एक स्थगन। आपके क्वेश्चन में जब भी यह पूछा जाए कि सत्रावसन और विघटन करने का काम कौन करता है, तो आपका जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। लेकिन संसद का जब आपको आए कि स्थगन करने का काम कौन करता है, तो स्थगन हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन करने का काम भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत यह कहा गया है कि वह दोनों सदनों के सत्रों को बुलाता है और उसका समापन भी करता है। क्लियर फ्रेंड्स? इसको आप नोट्स बनाते रहिए, पॉइंट में नोट करते रहिए। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जो बच्चे आज ये फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरा वीडियो नंबर 5 देखिए, वहां पे पूरे संयुक्त अधिवेशन को पूरे डिटेल और विस्तार में बताया गया, सारे कंसेप्ट को समझाया गया है। लेकिन ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है और ये प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र पर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 87 में किया गया है। इसको मैं बोलचाल की भाषा में समझाऊंगा। यहां पे मैंने आपको कुछ संवैधानिक भाषा का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि परीक्षा में सवाल इसी भाषा में पूछे जाएंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आम चुनाव का तात्पर्य होता है लोकसभा का चुनाव। जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद जब पहला सत्र बैठता है उस समय, और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में अर्थात बजट सत्र के बाद राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। और जो वह संबोधित करता है उसके भाषण में
प्रायः सरकार की नीतियों का वर्णन होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करता है तो उसके द्वारा दिया गया भाषण उसका स्वयं का भाषण नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, जो मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों का वर्णन करता है और दोनों सदनों के सामने उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? यहां तक आगे चलते हैं। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, नहीं तो वीडियो में मैं बीच बीच में किनारे हटता हूं, उसी समय आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आगे चलते हैं। संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन रखवाता है। फ्रेंड्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट्स। क्या मतलब होता है? रिपोर्ट। तो संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन भी रखवाता है, जैसे बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण से तात्पर्य है बजट का, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, और यह प्रावधान आर्टिकल 112 में है। और इसकी रिपोर्ट अर्थात जो बजट पेश होता है वह पूरे बजट का जो प्रतिवेदन होता है उसे संसद में कौन रखवाने का काम करता है? राष्ट्रपति करता है। सवाल उठता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स पूछा जाता है, शायद इसीलिए ही आपको बताया जा रहा है। अब यहीं पे हमें समझ लेना है कि क्या यही रखता है, क्या पूरे संविधान में और भी कुछ ऐसे प्रतिवेदन हैं जिसको राष्ट्रपति संसद में रखवाने का कार्य करता है? हाँ फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रतिवेदन हैं जिनको राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाने का कार्य करता है, और वह सारे प्रतिवेदन से संबंधित परीक्षा में सवाल 12 पूछे गए हैं, उसको आप जरा देखिए। जैसे सीएजी का प्रतिवेदन। यहां सीएजी से तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति संसद के सामने प्रस्तुत करता है। कभी कभी इसका आर्टिकल पूछा जाता है। जब आर्टिकल यह पूछा जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो फ्रेंड्स जवाब होगा अनुच्छेद 148। लेकिन क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों को अर्थात उसके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के समक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखवाता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 151। उसके आगे वित्त आयोग की अनुशंसाओं को किस अनुच्छेद के तहत? 281 के तहत। यहां फिर ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद और आपको तैयार कराता हूं। अगर परीक्षा में यह सवाल आए कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 280 में, लेकिन उसकी अनुशंसाओं को, उसकी रिपोर्टों को, उसकी सिफारिशों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 281। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को किस अनुच्छेद के तहत? 323 के तहत, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। जो अलग से मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी में आप नोट करते रहिए ताकि और बेहतर आपका नोट्स बन सके। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन। इसका प्रावधान अनुच्छेद 340 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का प्रतिवेदन, यह अनुच्छेद 338 में। फ्रेंड्स, इसका आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का प्रतिवेदन का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है कि राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करता है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। इसके अलावा कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में प्रतिवेदन से संबंधित नहीं पूछा जाएगा, छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। वह निम्नलिखित कौन से प्रतिवेदन हैं जिनको राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? एक बार वीडियो और बैक करके आप देख लीजिएगा, सारी चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आयोगों का बहुत फेवरेट पोर्शन होता है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन कौन से विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जैसे पहला धन विधेयक। धन विधेयक को जब भी प्रस्तुत करना होगा उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है नए राज्यों का निर्माण एवं पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन का विधेयक जब कोई आता है। मैंने क्या बताया कि नए राज्यों के निर्माण का विधेयक या पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन का जो विधेयक होता है उसको भी लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अतः बगैर उसकी अनुमति के उसको संसद में पेश नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूं
कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, यह भी राष्ट्रपति घोषित करता है। कई बार एग्जामिनेशन में यह पूछा गया है कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसकी घोषणा कौन करता है, तो यह अंतिम रूप से राष्ट्रपति घोषित करता है। और लास्ट में क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करना का प्रावधान अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 123 में है। जो फ्रेंड्स आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अनुच्छेद 123 को लेक्चर नंबर 5 में बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, सारा डिटेल उसमें बताया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन और आपके लिए, जितने भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले प्रेसिडेंट के 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। पूरे 6 वीडियो को कंप्लीट आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करिए, क्योंकि इसके बाद प्रेसिडेंट के केवल 2 लेक्चर और बचे हैं। राष्ट्रपतियों का क्रम और उससे संबंधित कुछ भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की कैसे आपस में तुलना की जाती है, कुछ वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 लेक्चर उसके और लिए जाएंगे। फिर मेरा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि उसके जस्ट 2 दिन बाद हम आपके सामने लाइव आ रहे हैं और लाइव आकर मैं सारे क्वेश्चनों को टाइप 1 और टाइप 2 के प्रकार से आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। और टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैंने पहले ही बताया है, वो सब वनडे एग्जामिनेशन के होंगे। और टाइप 2 में जितने क्वेश्चन होंगे वह कोशिश करूंगा जितने भी बड़े एग्जामिनेशन के हैं, आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या जितने भी अन्य स्टेट पीसीएस में प्रेसिडेंट से संबंधित अब तक की 20 साल की परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और उसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर इस सारे चैप्टर टॉपिक को या सारे वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देखा, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि 90% क्वेश्चन आपसे इजीली विद कॉन्सेप्ट सॉल्व होंगे। और मैं चाहता हूं कि जब आप लोग लाइव आए सारे वीडियो को देखने के बाद और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मोस्टली अच्छे आंसर आपके मिलने चाहिए। और जितने अच्छे आंसर आपके मिलेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सही करेंगे, उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे की रणनीति में और बेहतर बना सकता हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स। और मैं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो जरूर इसको आप लोग लाइक करिए, अपने कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको भी बताइए। और पूरे अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके बीच इसको शेयर करिए। हम आपके बीच ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और एक इंफॉर्मेशन और कि बहुत जल्दी आपके बीच हम करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर की एक भूमिका बनाने के पश्चात उसकी रणनीति पहले हम बनाएंगे कि कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद हम डेली करंट अफेयर भी लेकर आपके बीच आते रहेंगे। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी तैयारी को इसी तरह नया दिशा और हमेशा अपने मजबूत बनाते रहिए और तैयारी की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई अपनी जारी रखिए। थैंक यू।